सभी भारतीयों को जीविका का प्रणाम। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ भारत की एकता के विषय में। अब भारत को हम हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं कि भाई भारत यानी हिंदुओं का देश। मैं आपको बता दूं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। यदि आप इतिहास टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश का गौरव है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो सिंधु शब्द जो है वो संस्कृत साहित्य में दिया हुआ है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है और कुछ विदेशियों ने इसे सिंधु को मिस प्रोनाउंसिएशन करके उसे इंडस वो कहने लगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस पीपल, ये आगे चलकर धीरे धीरे शब्द कन्वर्ट हो गया हिंदू में। तो अब कौन सी सभ्यता के लोग? हिंदू सभ्यता के लोग। हिंदू सभ्यता के कौन से लोग कहाँ रहते हैं? इंडस वैली में रहने वाले, हिंदू वैली में रहने वाले हिंदू लोग। और वो जो हमारे उत्तर और पश्चिम की तरफ जो नदी है हमारी सिंधु नदी, तो उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो इंडूज यानी हिंदू कहलाए। तो ये उत्पत्ति वहां से शुरू हुई, जबकि हिंदू शब्द का अस्तित्व इसके पहले नहीं था। अब बहुत से लोग भारत में अपने आप को हिंदू मानते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, हम नॉन हिंदू हैं, हम हैं मूल भारतीय परंतु हम नॉन हिंदू हैं। उसके बाद में लोग इधर उधर फैल गए हों, भारत के हर हिस्से में चले गए हों, फिर वहाँ नई नई संस्कृतियों का जन्म हुआ। तो ये हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं भारतीय साहित्य के बारे में। तो किसी भी देश का साहित्य अर्थात वो साहित्य जिसकी उत्पत्ति पर्टिकुलर किसी एक देश में हुई है, ठीक है। जैसे कि महाभारत है, रामायण है, वेद हैं, पुराण है, इन सब की जो जन्मभूमि है वो भारत ही है, ठीक है। अब ऐसा है कि अभी मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। इस लॉकडाउन के बीच भी बहुत से ऐसे वीडियोस देखने में आए जिसमें बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपनी ही संस्कृति के अपोज में बातें करते हैं। सिंबॉलिक बातें होती हैं, बहुत स्पष्ट नहीं बोलते हैं, मगर हाँ समझ में आ जाता है कि अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति वो बहुत ज़्यादा सम्मान महसूस नहीं करते हैं। और ऐसा है कि ये जो अनेकता में एकता की जो बात कही जाती है भारत देश में, जहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, कई तरह के खान पान है, पहनावा है, परंतु फिर भी भारत एक है। मगर क्या वास्तविक जीवन में जब हम व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं तो क्या व्यवहारिक जीवन में हम में से सभी लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जो अनेकता में एकता की जो बात कही जाती है वो पूरी तरह सच नहीं होती है। ऐसा होता है कि जब एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया जाता है तो उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है भाषा के कारण। फिर उसी तरीके से जब साउथ इंडियन अगर नॉर्थ इंडिया में आता है तो उसको भी ठीक उसी तरह की विभिन्नताओं का सामना करना पड़ता है। पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियाँ भी काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि चूंकि संस्कृतियाँ अलग हैं, जो भी है, पहनावा अलग है, भाषाएं अलग है, हिंदी भाषा को लेकर भी बहुत से लोग इस चीज़ का अपोज करते हैं, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो है तो भारत ही। एक राजस्थान अगर हम लेते हैं या मध्य भारत ले लें, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, या हम कर्नाटक, नीचे के देशों को, राज्यों को ले लें, तो ये सारी संस्कृतियों की जो जन्मभूमि है तो वो भारत ही। ये सारी संस्कृतियां भारत में ही जन्मी है। ये संस्कृति को कोई भी बाहर से लेकर नहीं आया है। देखिए, अगर हम मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी को थोड़ा सा अगर अलग हटा दें, क्योंकि मुस्लिम धर्म आया मुगलों के साथ, क्रिश्चियन धर्म आया ब्रिटिशर्स के साथ में। वो तो खैर बाहर से आए हुए धर्म थे, पर आज वो धर्म भी भारत ने अपना लिया और वो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा बन के रह रहे हैं। तो अब वो भी भारतीय ही हैं। तो जब भी मैंने कई बार ऐसा देखा है
कि जब किसी किसी जैसे मुस्लिम समाज के ऊपर अगर कोई बात होती है तो सारे मुस्लिम एक हो जाते हैं, क्रिश्चियन समाज पे कोई बात होती है तो सारे क्रिश्चियन एक हो जाते हैं, यूनिटी है उनके अंदर, वो एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो किसी दूसरे प्रोफेशन डॉक्टर के बारे में कोई नेगेटिव बात करेगा या कुछ, तो वो उसका बचाव करेगा, हालांकि पहचानता नहीं है उसको, मगर चूंकि वो एक ही प्रोफेशन के हैं तो वो एक दूसरे का बचाव करते हैं। होता है ऐसे, ये यूनिटी होती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब भारत के ऊपर में कोई आक्षेप लगाया जाता है या भारत की संस्कृति के अगेंस्ट में कभी कोई कुछ बोलता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सभी भारतीय अपनी संस्कृति को, अपनी भाषाओं को भूलकर एकजुट होकर खड़े हो जाएं? ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों हम अक्सर देखते हैं कि मुस्लिम्स एक हो जाते हैं, क्रिश्चियंस एक हो जाते हैं, मतलब जो भारतीय है वो टुकड़ों में बंट जाता है। और यही वजह रही है कि मुग़ल और ब्रिटिशर्स, इन्होंने बड़े ही चालाकी के साथ वो भारत में आए, और आपको तो सभी को इतिहास पता है किस तरह से उन्होंने भारतीय लोगों को धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और उनकी कब्जा करने का एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही था कि भारत के राजाओं में एकता नहीं थी। सभी राजा अपने अपने राज्यों को लेकर खुश थे, अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे थे, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। ये एकता कब थी? ये एकता थी अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी भारत के ही इसमें आता था, हुकूमत में आता था। सम्राट अशोक का वहाँ पे राज्य था। उस समय भारत में एकता थी, और उस समय इस तरह से भारत अलग अलग संस्कृतियों के नाम पर, अलग अलग भाषाओं के नाम पर बटा हुआ नहीं था। मगर उसके बाद से भारत की स्थिति, भारत की एकता में लगातार गिरावट आई, और यही वजह है कि जो बाहर के लोग थे उन्होंने आकर हमारे देश पर हमला भी कर लिया। हमारे छोटा सा है ब्रिटेन, बहुत बड़ा नहीं है, पर आकर उन्होंने पूरा हमारे देश पर कब्जा भी किया, कॉलोनीज बना ली। मैं ये कहना चाहती हूँ, लगातार जब मैं वीडियोस देखती हूँ, यूट्यूब वीडियोस भी देखती हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं कहती हूँ, मेरा ऐसा सोचना है कि भारत जो है वो हमारा है, वो हमारी जन्मभूमि है, हमारी जड़ें हैं भारत। तो जब भारत के ऊपर कोई आँच आती है, या भारत की किसी भी संस्कृति के ऊपर जब कोई आँच आती है, तो क्यों नहीं हम सब इकट्ठा होकर खड़े हो जाएं उसके अगेंस्ट। आप जानते हैं कि हिंदू यानी वो लोग जिन्हें मेरे नज़रिए से अगर आप हिंदू बोलें तो वो लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे, जिनका गलत प्रोनाउंसिएशन करके सिंधु की जगह उन्हें हिंदू बना दिया गया। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, किसी धर्म विशेष की हिंदुओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो वही हिंदू जिन्हें मैं हिंदू मानती हूँ, इंडस सिंधु घाटी के लोग पूरे विश्व में तीसरे नंबर का जो धर्म है, जिसे कहते हैं मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद में तीसरा जिसका नंबर आता है वो है हिंदू। यानी पूरे विश्व में हिंदू फैले हैं। और आजकल तो बहुत से विदेशी भी हैं जो इस्कॉन वगैरह, अगर आपको पता होगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वे कृष्ण भक्त हैं, जो पूरे विदेशी हैं वहाँ पे। तो ये जो धर्म है, ये धर्म हम अगर हम धर्म और संस्कृति को थोड़ा सा अलग कर दें, तो अपने बच्चों को हम पहले ये बताएं कि जब वो बच्चा पैदा होता है कि भाई पहले तुम भारतीय हो, उसके बाद में तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारी भाषा ये है। स्कूलों में भी बच्चों को, अलग अलग धर्म के बच्चे, एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे कई सारे धर्म हैं, कई सारी भाषाएं हैं जो एक साथ आकर एक छत के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो जब वो एक साथ आकर एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले स्कूलों में तो सिखाया ही जाता है कि भाई आप एक हो, एक ही यूनिफॉर्म में आप आ रहे हो, एक ही तरह से आप दिख रहे हो। मगर फिर घरों में क्यों ऐसा होता है? क्यों भारतीय लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि जब भाषा की बात आती है, राज्य की बात आती है, तो सब गुटों में बट जाते हैं। क्यों बटना है गुटों में?
क्यों हम ये नहीं सोचते कि राज्य अलग है, ठीक है, भाषाएं अलग है, ठीक है, संस्कृति अलग है, ठीक है, खान पान अलग है, उठना बैठना अलग है, ठीक है, मगर फिर भी जड़ हमारा भारत है, हमारी जन्मभूमि, हमारी संस्कृति की जन्मभूमि है, हमारी भाषा की जन्मभूमि है। अब भाषा की बात ले तो भाषा में भी लोगों को बहुत दिक्कत है। मेरा तो ये सोचना है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत मानी जाती है, उसे तो देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी स्कूलों में, हालांकि जो एक क्षेत्रीय भाषा होती है वो तो सभी जगहों पे कंपलसरी है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, क्योंकि सही बात है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, तो सभी बच्चों को, सभी धर्म के बच्चों को मराठी आना कंपलसरी है, ये मैं मानती हूँ। ठीक उसी तरीके से क्षेत्रीय भाषा के साथ में यदि भारत की प्राचीन भाषा को कंपलसरी कर दिया जाए तो ये भी एक तरीका होगा पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का। ऐसा मुझे लगता है कि संस्कृत भाषा जो है उसका अध्ययन तो विदेशी भी करते हैं। संस्कृत भाषा पूर्ण भाषा मानी जाती है, वो पूरी तरह से अपने आप में परिपूर्ण है, जबकि हिंदी भाषा जो है वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, वो अंडर डेवलपमेंट है। मगर आप संस्कृत आप सर्च कर सकते हैं, मगर जो संस्कृत भाषा है वो पूर्ण है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है और ना ही अब उसकी परिवर्तन की कोई, क्योंकि वो डेवलप्ड लैंग्वेज है। तो संस्कृत भाषा को पूरे भारत में सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे प्राचीन संस्कृति, प्राचीन भाषा का भी उन्हें ज्ञान रहेगा कि ये हमारी प्राचीन भाषा थी, क्योंकि हम सभी भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति और भाषा से दूर होते जा रहे हैं और हम इसी में पड़े हुए हैं कि नहीं हमारी भाषा, हमारा राज्य, हमारी संस्कृति नहीं। तो मेरा ये ऐसा सोचना है कि आज भारत की जो स्थिति अगर है, जो अनेकता में एकता की जो बात है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अनेकता में एकता की जो कहावत है इसको चरितार्थ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और जो व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं, जो भेदभाव हम अपने व्यवहारिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम देखते हैं, तो इस भेदभाव को भी कम किया जा सकता है। हालांकि भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, पर कहीं ना कहीं वो भेदभाव बीच में आता ही है। और जब वो भेदभाव बीच में आ जाता है तब हमारी सारी सहिष्णुता खत्म हो जाती है। तो उस भेदभाव को ना आने दें और सिर्फ अपने जहन में ये रखें कि हम किसी भी संस्कृति के हैं, हम किसी भी भाषा के हैं, पर हम भारतीय हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपने देखा होगा कि भारत का जो आकार है, एक हम भारत को माँ कहते हैं, और जब भारत के सामने किसी फंक्शन में किसी बच्चे को सजाकर, साड़ी पहनाकर जब खड़ा किया जाता है भारत की आकृति के सामने, तो वो एग्जैक्टली माँ की जैसी ही दिखाई देती है, 2 हाथ, सर और पैर। और भारत के लोग, भारत ही ऐसा देश है जिसे माँ कहा जाता है। इस धरती पर ऐसा कोई देश नहीं जिसे माँ कहा जाता हो। भारत को माता हम कहते हैं, हमने उसे भारत माता कहा है। तो बस यही अपेक्षा है कि बहुत ज़्यादा संस्कृति, सभ्यता, भाषा को लेकर एक दूसरे से वाद विवाद ना करें, भेदभाव ना करें। ये ध्यान में रखें कि हम सब भारत की जड़ों से जुड़े हुए हैं और भारत हमारा है, हम भारत के हैं। पहले हम भारतीय हैं, बाद में फिर हम किसी भी संस्कृति के हैं, वो बात की बात है। तो मैं अपेक्षा यही करती हूँ आप लोगों से कि अपने बच्चों को भी जब आप उनकी पहचान बताएं तो नाम और सरनेम के पहले उन्हें ये शिक्षा दें कि वो भारतीय हैं, सबसे पहले वो भारतीय हैं। प्रणाम।